ओके चलिए तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक नया अध्याय। अभी तक हम फर्स्ट लॉ के अंदर ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और वही फर्स्ट लॉ में हम एंथैल्पी के बारे में कुछ कर रहे थे। बहुत सारे टाइप के एंथैल्पी हमने सीखे। आज का ये लेक्चर आखिरी 2 टाइप के एंथैल्पी को सीखने के लिए, ठीक है। चलिए उसमें से सबसे पहला जो एंथैल्पी है ना वो है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन चलिए डिफाइन करते हैं। इसका सिंबल है डेल्टा एच। स्टैंडर्ड कंडीशन सॉल्वेशन के लिए आपको लिखना है SOL, राइट। चलिए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन का मतलब है जब आप 1 मोल, सुनो ध्यान से, 1 मोल किसी भी कंपाउंड को जब आप किसी दिए हुए क्वांटिटी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराओगे, 1 मोल NaCl ले लो, 1 मोल HCl ले लो, 1 मोल H2SO4 ले लो, अगर उसको आप दिए हुए सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराओगे तब जो एंथैल्पी का चेंज होने वाला है ना उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन का डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन 1 मोल, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in given quantity of solvent, right। चलिए ओके, अब यहाँ पे अगर आपने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ यू टेक द सॉल्वेंट क्वांटिटी इनफाइनाइट, राइट, तो उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए बिकॉज सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है, राइट, तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो आई विल राइट हियर व्हेन सॉल्वेंट इज इन इनफाइनाइट क्वांटिटी द एंथैल्पी चेंज is called delta H of solvation at infinite dilution. This is called as an infinite dilution. चलिए बच्चों, अब एक और बात कि जब आप किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व कराने वाले हो, जनरली हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो व्हेन यू डिसॉल्व द आयोनिक कंपाउंड द रिएक्शन ऑफ सॉल्वेशन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, ओके। सो आई विल राइट हियर आयोनिक कंपाउंड dissolve in 2 steps। तो सबसे पहले हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है सॉलिड फॉर्म में। तो पहले तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अपना ओरिजिनल जगह छोड़ के एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप कहते हो लैटिस एंथैल्पी, जो हमने आखिरी क्लास में किया था। बॉर्न हैबर साइकिल बहुत बड़ा एक खतरनाक साइकिल बनाया था, याद है ना, NaCl के लिए, राइट। तो पहला स्टेप में लिखूंगा यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन इन क्रिस्टल, फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन इन द क्रिस्टल। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चाहिए उसे हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, राइट। चलिए एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट भी हो गया, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, राइट। सॉल्वेंट को उस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ बॉन्डिंग करना पड़ेगा, तभी जाके वो कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व होता है। तो दूसरा स्टेप होगा, यू कैन राइट एज, अगर वाटर है तो आप उसको लिखते हो हाइड्रेशन ऑफ आयन। क्या लिखते हो आप उसको, हाइड्रेशन ऑफ द आयन, राइट। दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ion and solvent, interaction between ion and solvent। और यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज है ना उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इफ यू हैव AB सॉलिड कंपाउंड, राइट, अगर आपको इसको डिसॉल्व करना है तो मतलब क्या है, उसका A आयन सपोज पॉजिटिव है वो एक्वियस फॉर्म में चला गया, B आयन सपोज नेगेटिव है वो भी एक्वियस फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पे दोनों आयन एक्वियस फॉर्म में चले गए हैं, सॉलिड में से डायरेक्ट एक्वियस बना। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। क्या कहेंगे उसे हम, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन कहेंगे, राइट। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले जो AB सॉलिड है उसमें से क्या होगा, A+ आयन B- आयन गैसियस स्टेट में सेपरेट होगा और जहां पे जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस। क्या कहते हैं उसे हम, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। और उसके बाद जो आपके गैसियस आयन बने हैं वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ।
किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर इनके साथ इंटरेक्शन करेगा और फिर वो एक्वियस स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एज पर द हेस लॉ ओवरऑल जो एंथैल्पी है सॉल्वेशन का, ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन यू कैन राइट एज एंथैल्पी ऑफ द लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ द लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब एक बात बच्चों आपको ध्यान रखना है, राइट, वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लैटिस है ना, ये एंथैल्पी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आपको लैटिस तोड़ने के लिए या आयन को सेपरेट करने के लिए ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ती है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। ऑन दी अदर हैंड ये हाइड्रेशन जो है उसमें वाटर इंटरेक्शन करेगा जाके, जब इंटरेक्शन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, मतलब दिस स्टेप इज एक्सोथर्मिक, राइट, ओके। एंड सिंपल सी बात बच्चों ध्यान रखना कि लैटिस तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके कंपेयर में अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिली तभी आपका कंपाउंड डिसॉल्व होता है, बाकी कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर की बात, आप गर्म करोगे तो डेफिनेटली क्रिस्टल को एनर्जी मिलेगी, आयन सेपरेट होने ही वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन लैटिस, तब जाके आपका जो कंपाउंड है ना वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, जो आपका कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता। इसीलिए जो मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं ना, फ्लोराइड्स, राइट, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, मतलब जो फ्लोराइड्स होंगे ना उनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, फ्लोराइड में से आयन को सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी और इतनी एनर्जी जब आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तब नहीं मिलने वाली है, समझे आप। इसीलिए फ्लोराइड जो है वो पानी में कैसे होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, राइट। तो आई विल राइट हियर मेटल फ्लोराइड्स आर इनसॉल्यूबल, metal fluorides are insoluble in water as they have very high लैटिस एंथैल्पी। उनका लैटिस एंथैल्पी इतना ज़्यादा है कि लैटिस अलग ही नहीं होगा, ये स्टेप ही नहीं होगा, आयन सेपरेट ही नहीं होंगे, राइट, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसके कंपेयर में ये जो वाटर का एनर्जी मिलने वाला है वो बहुत कम है। तो फ्लोराइड में लैटिस टूटेगा ही नहीं, दैट इज वाई फ्लोराइड आयन जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट एंथैल्पी विच इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्वेशन कहते हैं। अब इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए फटाफट कॉपी करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन को। चलिए अब आखिरी एंथैल्पी की बात करेंगे फर्स्ट लॉ में से, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन। चलिए व्हाट इज दैट, लेट्स सी। एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन आपको पता ही होगा, डाइल्यूशन प्रोसेस किसे कहते हैं हम। तो डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब है कि इफ़ यू हैव सम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर हम और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, है ना, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये जब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, तब कितना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन। आपका डेफिनेशन नहीं दिया है बुक के अंदर, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफिनेशन, एंड इट इज एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस, enthalpy change take place when given solution is diluted by addition of more solvent, ओके। चलिए फाइन। अब नॉर्मली ये जो प्रोसेस होता है ना डाइल्यूशन का, ये नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होता है यहाँ पे, राइट। सो इट इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक, इट इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक, राइट, ओके। चलिए आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर आपके पास 1 मोल HCl गैस है, कितना है आपके पास, 1 मोल HCl गैस है, इसके अंदर अगर आपको 10 मोल वाटर ऐड करना है, राइट, तो डेफिनेटली डाइल्यूट हो जाएगा। अभी ये खाली HCl गैस स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, 10 मोल एसिड वाटर डाल दो इसके अंदर, ये हो गया HCl इंटू 10 एक्वियस। जब ये रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होता है, आपको पता ही होगा, एसिड जब पानी से रिएक्ट करता है तो हीट इवॉल्व करता है, और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगा ना दैट इज -69.01। अब कुछ याद नहीं रखना, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, राइट। चलिए आप अलग अलग स्टेप में इसको देखते हैं। इफ यू हैव HCl गैस, इसके अंदर आप पहले ऐड कर रहे हो 25 मोल वाटर, दैट इज HCl इंटू 25 एक्वियस। जब 25 मोल वाटर ऐड करोगे ना तो यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज होगा -72.03।
चलिए अब ये 25 मोल ऑलरेडी आप वाटर ऐड कर चुके हो, आपको अगर इसके अंदर और वाटर ऐड करना है, और यस लेट्स से कि अगर आप HCl के अंदर 40 मोल वाटर ऐड कर रहे हो, कितना मोल वाटर ऐड कर रहे हो HCl गैस में 40 मोल, तो यह बनेगा HCl इंटू 40 एक्वियस। ओके, यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज -72.79 किलो जूल पर मोल। अब अगर आपको HCl को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देना है, इनफाइनाइट डाइल्यूट मतलब उसके अंदर आप इनफाइनाइट वाटर ऐड कर दो, तो ये बना HCl इंटू इनफाइनाइट एक्वियस वाटर। तो ये जो आपका लिमिटिंग एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है, मतलब लास्ट टू लास्ट कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है डाइल्यूशन से, दैट इज -74.85 किलो जूल पर मोल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब देखना, अब डाइल्यूशन में आपको मतलब अब देखना कि अगर ये ऑलरेडी 25 टाइम एक्वियस है, अगर HCl ऑलरेडी 25 मोल पानी आप ऐड कर चुके हो और उसके अंदर अगर आपको और 15 मोल पानी ऐड करके उसको HCl 40 करना है, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो मैं बात करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ़ यू हैव HCl 25 टाइम एक्वियस और उसमें से आपको जाना है HCl 40 टाइम एक्वियस में, कितना एंथैल्पी चेंज होगा या कितना हीट इवॉल्व होगा, अगर ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए HCl 25 बार एक्वियस है आपके पास, ठीक है, राइट। चलिए मुझे 40 तक जाना है तो मुझे और 15 मोल वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ध्यान से, हाँ अब ये प्रोसेस पे ध्यान दो। अब ये HCl 40 टाइम जो एक्वियस है ना, राइट, तो इस 40 टाइम का मतलब क्या होगा, ये 40 टाइम का मतलब होगा पहले 25 मोल फिर 15 मोल। तो जब आपने पहले 25 मोल ऐड किया वाटर, राइट, तो ऑलरेडी इतना हीट इवॉल्व हो चुका है -72.03, इतना मोल ऑलरेडी ऐड हो चुका है, यहाँ पे -72.03 इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बाकी बचा आपको और 15 मोल ऐड करना है, और जब टोटल 40 मोल आपका बनेगा, टोटल 40 मोल वाटर जब ऐड होगा तो हीट कितना इवॉल्व होगा -72.79। इसमें से 40 में से ऑलरेडी जब 25 ऐड हुआ तो इतना हीट तो निकल चुका है ये वाला, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा आपका -72.79 माइनस -72.03, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग 76, राइट, -0.76 किलो जूल पर मोल, इतना हीट वो इवॉल्व करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या किया वो। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन किया है। ओके, ये जो है वो टोटल 40 का ये वैल्यू है, टोटल 40 एक्वियस का वैल्यू है, और ये वैल्यू है पहले 25 का, फर्स्ट 25 एक्वियस का ये वैल्यू है, राइट। तो अगर आपको 25 से 40 पे जाने का, 25 मोल से अगर आपको 40 मोल पे जाना है, राइट, अगर आपको 25 मोल से 40 मोल पे जाना है, ठीक है, तो कितना हीट इवॉल्व होगा अगर ये आपको फाइंड करना है, तो पहले 25 मोल में ऑलरेडी इतना हीट इवॉल्व हो चुका है, टोटल 40 मोल में इतना हीट इवॉल्व होगा, राइट। तो बाकी कितना बचा, इसमें से इसको माइनस करो, इतना हीट जो है वो आखिरी 15 मोल पे ऐड हुआ होगा, राइट। दिस S1 S2 S3 इज जस्ट नेम ऑफ द रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, और कुछ नहीं है। ओके, चलिए, तो इसे कहते हैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ कंप्लीट होता है। समझ लो आपने पहले लॉ में क्या क्या पढ़ा। स्टार्ट किया था आपने हीट एंड वर्क से, फिर आप आए थे इंटरनल एनर्जी के ऊपर, यहां से आपने फर्स्ट लॉ कहा था डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ओके, दैट वाज द फर्स्ट लॉ। फिर आपने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था एंथैल्पी, दैट इज H इक्वल टू U प्लस PV, और फिर आप एंथैल्पी से बाहर निकले ही नहीं हो, आपने बहुत सारा टाइप के एंथैल्पी पढ़े, बहुत सारा टाइप के एंथैल्पी हमने पढ़े, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी यहाँ पर रहता है बॉर्न हैबर साइकिल का थियरी, जो आपको अच्छे से आना ही चाहिए एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो करना है, फर्स्ट के बाद क्या आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 2-3 टर्म हमें सीखने रहेंगे। चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे, फिर मिलेंगे सेकंड लॉ में वापस।